नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं हास्य नाटक दादी माँ जागी के तीसरे अंक का पहला दृश्य। स्थान कोठी का ड्राइंग रूम। समय रात के 10 बजे। जब पर्दा उठता है तो ड्राइंग रूम खाली है। बिजली की रोशनी भी मध्यम है। बाहर के पोर्टिको वाले दरवाजे से बाईं ओर के भाग में बिजली का प्रकाश आ रहा है। उसी प्रकाश में जोड़ूराम पोर्टिको से आता हुआ दिखाई देता है। वह परेशान है और बार बार सिर के बाल तोड़ता है। जोड़ू, स्वगत। वह अभी तक नहीं आई। दादी माँ ने हुक्म दिया था कि बाहर वाला ये दरवाज़ा रात को ठीक 10 बजे बंद हो जाना चाहिए। 10 तो बजने ही वाले हैं। अगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया तो वह अमला बीबी नाराज़ होंगी और सिर का बाल तोड़कर। ओह, कैसी मुसीबत है। तभी दादी माँ के कमरे से ललित मोहन, दादी माँ और रधिया के हंसने की आवाज़ आती है। उधर देखते हुए, ओह, ये ललित मोहन बंसल नहीं, बंसी वाला रधिया को पढ़ाने के बहाने रोज रात को ये दादी माँ के कमरे में खूब रास रचाता है। और रधिया, वह राधा बनकर बंसी वाले की हो गई है। मुझसे अब सीधे मुंह बात भी नहीं करती, काटने को दौड़ती है। हाय राधा, तेरे प्रेम में मैं रह गया आधा। गांव से माँ की चिट्ठी आई है कि वह बीमार हैं। उसे क्या पता कि उसका बेटा खुद ही बीमार है। अब मेरा इलाज कौन करे। हेरी, मैं तो प्रेम दीवाना, मेरा दर्द न जाने कोई। दर्द का मारा बन बन डोलूं, वैद न मिलियो कोई। जोड़ूराम आहें भरता हुआ कुर्सी पर बैठ जाता है। उसी समय बाहर वाले दरवाजे से माली आता है। माली, अरे किसे वैद नहीं मिला तोड़ूराम। जोड़ू चौंक कर उठकर, कौन? माली को देखकर बिगड़कर, माली घासीराम, तुझे शर्म नहीं आती? वक्त बेवक्त भूत की तरह मेरे पीछे लगा रहता है। माली हंसकर, तुम जब जब मुझे बाल तोड़ जादू से बुलाते हो, भूत की तरह बोलकर, मैं प्रकट हो जाता हूँ। खैर, सुना है कि तुम्हें माँ की बीमारी की चिट्ठी आई है। जोड़ू, हाँ, माँ ने फौरन बुलाया है। छुट्टी लेकर कल सुबह गांव जा रहा हूँ। अब तू भी जा। माली, जाता हूँ, मैं तो आया हूँ कि रधिया की पढ़ाई खत्म हो चुकी हो तो उसे ले जाऊं। जोड़ू, अरे वह मोहन बंसी वाला नहीं, ललित मोहन बंसल, उसकी पढ़ाई क्यों खत्म होने देगा। माली, तुम ठीक कहते हो जोड़ूराम। रधिया गांव में 6ठी क्लास तक पढ़ी थी। मोहन बाबू उसे 8वीं क्लास का इम्तिहान दिला रहे हैं और फिर 10वीं क्लास का इम्तिहान दिलाएंगे। बड़े अच्छे हैं मोहन बाबू। और हाँ, एक मज़े की बात सुनो। रधिया बता रही थी कि दादी माँ भी उसके साथ मोहन बाबू से पढ़ती हैं। अब अखबार भी पढ़ने लगी हैं। जोड़ू कुछ अधीर होकर, अच्छा ये खबर सुन ली, अब तू जा यहाँ से। माली, अरे जोड़ूराम, तू मुझे इस तरह भगा क्यों रहा है? जरा रुक कर। समझा। अमला बीबी बाहर से आने वाली हैं और तू नहीं चाहता कि दादी माँ उन्हें आते हुए देखे। जोड़ूराम परेशान सा, ये क्या बकता है माली के बच्चे? माली, अरे भाई बकता नहीं, जो जानता हूँ वही कह रहा हूँ। घर में तो अमला बीबी कह गई हैं कि वह अपने नृत्य संगीत के स्कूल के जलसे में उर्वशी का नाटक करने जा रही हैं। लेकिन मैं जानता हूँ कि वह अपने उस प्रेमी कवि कोमल से मिलने गई हैं। अरे अब बोलता क्यों नहीं? मैं ये भी जानता हूँ कि दादी माँ अमला बीबी का ब्याह उस जनानड़े प्रेमी से कभी नहीं होने देंगी। जोड़ू बिगड़कर, क्यों नहीं होने देंगी? प्रेमियों के ब्याह तो इस बड़े घर की रीत है, रीत। सबसे पहले इस बड़े घर की बड़ी लड़की कमला ने बाप की कंपनी के क्लर्क कृष्ण गोपाल से प्रेम किया और फिर ब्याह किया। अभी पिछले दिनों दूसरी लड़की विमला ने रमेश शर्मा से प्रेम किया और फिर ब्याह किया। और बड़े मालिक को घर की आया से क्यों ब्याह करना पड़ा, यह तो तू जानता ही है। माली, लेकिन ये तय है
कि दादी माँ अमला बीबी का ब्याह उस मामूली से कवि कोमल से कभी नहीं होने देंगी। याद है उस रात दादी माँ ने उस जनानड़े कवि को कैसे धक्का मार मार कर कोठी से निकाल दिया था? जोड़ू: अरे कोठी से निकाल दिया था, अमला बीबी के दिल से तो नहीं। तभी दादी माँ के कमरे का दरवाज़ा खुलता है। चौंक कर, घबरा कर, वे लोग आ रहे हैं, माली को बाहर धकेलते हुए, बाहर चलें। दोनों बाहर चले जाते हैं। दादी माँ अपने कमरे से हंसती हुई निकलती है। उसके साथ ललित मोहन और रधिया आते हैं। दादी माँ के हाथ में अखबार है और रधिया ने पुस्तकें और कॉपियाँ उठाई हुई हैं। दादी हंसते हुए हाँ मोहन, कह दे कि बूढ़ा तोता क्या पढ़ेगा। मोहन: नहीं नानी माँ, आप तो। दादी: अरे कुछ भी कह, मैं हूँ तो बूढ़ा तोता ही ना, लेकिन नहीं, ज्ञान पाने के लिए उम्र का ख्याल नहीं करना चाहिए। मैंने सोचा अखबार पढ़ने लायक तो हो जाऊं। हमारे ज़माने में लड़की को रामायण पढ़ना ही सिखाया जाता था। बस मेरी पढ़ाई भी रामायण तक ही हुई थी। लेकिन अब सुना है कि आज के ज़माने में जो अखबार नहीं पढ़ता, लोग उसे गंवार समझते हैं। सोफे पर बैठकर अखबार पर नज़र डालते हुए, मोहन ज़रा बत्ती तो जलाना। ललित मोहन स्विच दबाकर बिजली जलाता है। वैसे इस अखबार में मेरे पढ़ने लायक बहुत कुछ होता नहीं, अधिकतर तो फिल्मों के इश्तिहार और फिल्मों की खबरें ही रहती हैं इसमें। सुन, इन फिल्मों में होता क्या है? रधिया: दादी माँ, आपने कभी कोई फिल्म नहीं देखी? दादी: अरे देखी थी, सिर्फ एक बार। इस मोहन के नाना मुझे राजा हरिश्चंद्र की फिल्म दिखाने ले गए थे। वहाँ सत्यवादी राजा और रानी की विपत्तियाँ देखकर मैं इतना रोई कि इसके नाना ने फिर कभी मुझे कोई सिनेमा नहीं दिखाया। अरे मोहन, अब क्या वैसी धार्मिक फिल्में नहीं आती? मोहन: आती हैं, लेकिन बहुत कम। ज़्यादातर फिल्में देवी देवताओं के बारे में नहीं, आजकल के लड़के लड़कियों के बारे में होती हैं। दादी: क्या करते हैं ये लड़के लड़कियां फिल्मों में? मोहन: एक दूसरे को टक्कर मारते हैं। कनखियों से रधिया की ओर देखता है। दादी हैरानी से: टक्कर मारते हैं? क्या मतलब? मोहन: मतलब ये कि लड़के लड़की में से एक कार, साइकिल या छकड़ा गाड़ी में होता है, दूसरा पैदल। अगर कॉलेज का प्रसंग हो तो लड़की के हाथों में किताबों का ढेर होता है। इस हालत में लड़का लड़की एक दूसरे से टकरा जाते हैं। दादी: फिर क्या होता है? मोहन: लड़की लड़के को बड़े जोर से थप्पड़ मारती है। दादी: फिर क्या होता है? मोहन: लड़के लड़की में प्यार हो जाता है। दादी: वाह, प्यार करने का अजीब फिल्मी तरीका है ये। अरे हाँ, याद आया, 2-3 दिन हुए मैंने बबलू से कहा था, बबलू तुझसे मुझे बहुत प्यार हो गया है। वह बोला, झूठ, आपने मुझे अभी तक थप्पड़ तो मारा ही नहीं। रधिया हंसते हुए दादी माँ, बबलू ने आपसे ये नहीं कहा, आइए अब बंदरों की तरह उछल कूद कर गाना गाए, मुझे तुझसे प्यार हो गया। दादी: छी छी, इन फिल्मों ने बच्चों को कितना बिगाड़ दिया है। मोहन: दरअसल हमारा ये बबलू बहुत फिल्में देखता है, कभी मम्मी डैडी के साथ, कभी मौसियों के साथ। दादी: अरे मैं जानती हूँ, इस घर में सभी को मलेरिया जैसा फिल्मेरिया है। क्या वक्त हुआ है? मोहन कलाई की घड़ी देखकर: 10 बज गए हैं नानी माँ। दादी: बातों बातों में इतनी देर हो गई, सभी सो गए हैं। जा मोहन,
रधिया को इसके घर छोड़ा। मोहन, अच्छा नानी माँ। रधिया ललित मोहन के साथ जाने लगती है। दादी, लेकिन ठहर, जोड़ू राम ने ताला लगाकर बाहर वाला दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया होगा। मैंने ही उससे ऐसा करने को कहा था। जा मोहन, उससे चाबी ले आ। मोहन रसोई की ओर जाते जाते रुक जाता है। मोहन, लेकिन नानी माँ, बाहर का दरवाज़ा तो खुला पड़ा है। दादी हैरान होकर, क्या कहा? दरवाज़ा खुला पड़ा है? अभी तक जोड़ू राम ने बंद नहीं किया। कहाँ है जोड़ू राम? बुला उसे। मोहन रसोई के दरवाजे पर जाकर पुकारते हुए, जोड़ू राम, जोड़ू राम। जोड़ू राम घबराया हुआ, डरा हुआ, सिर के बाल तोड़ता हुआ बाहर से आता है। रधिया अपने आप बाहर चली जाती है। जोड़ू, क्या हुक्म है मोहन बाबू? मोहन गुस्से से, हुक्म के बच्चे, दरवाज़ा अभी तक बंद क्यों नहीं किया? दादी, मैंने कहा नहीं था कि बाहर वाला दरवाज़ा रात को 10 बजे बंद हो जाएगा? तूने बंद क्यों नहीं किया? बाहर क्या कर रहा था? जोड़ू हकलाकर, जी वह मैं बाहर ज़रा खुली हवा में। मोहन दादी माँ के पास आकर धीमे से, लगता है अमला अभी तक नहीं आई। दादी चौंक कर, क्या? अमला अभी तक नहीं आई? क्यों जोड़ू राम? जोड़ू हकलाकर, जी मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अमला बीबी अभी तक। दादी एकाएक भड़क कर, हद हो गई, 10 बज गए और वह लड़की अभी तक कहीं बाहर। गुस्से से पुकार कर, चंदू, चंदू, अरे मोहन, जा अपने मामा को बुला कर ला। रूपचंद कुर्ते पजामे में अपने कमरे से भागा भागा आता है। उसके पीछे पीछे पार्वती भी आती है। जोड़ू राम चुपके से रसोई में चला जाता है। रूपचंद, क्या बात है माँ? दादी, कुछ पता है? 10 बज गए हैं और तेरी वह लाडली बेटी अमला अभी तक घर नहीं आई। ओह, मेरा तो चिंता से दिल बैठा जा रहा है। नाचने गाने वाली कुंवारी जवान लड़की इतनी रात गए तक घर से बाहर, कहीं कुछ हो हवा गया तो हम मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। ओह, मेरा तो जी चाहता है कि मैं दीवार से टक्करें मार मार कर अभी इसी वक्त अपने आप को खत्म कर डालूं। रूपचंद, माँ, इतना परेशान होने की कोई बात नहीं। स्कूल के प्रिंसिपल साहब अमला को अपने साथ लेकर गए थे, वही उसे घर छोड़ जाएंगे। दादी, अरे याद है उस बुढ़े प्रिंसिपल ने क्या कहा था? कहा था कि स्कूल का वह नाच गाने का जलसा 7 बजे तक खत्म हो जाएगा। 7 बजे जलसा खत्म हुआ तो अमला को 7:30-8 बजे तक घर पहुंच जाना चाहिए था। अब बज गए हैं 10। ओह, मेरा मुंह क्या ताक रहा है। चंदू, जा अमला को ढूंढ कर ला। मोहन, जल्दी से कार निकाल। मोहन, कार की चाबी तो कमला जीजी के पास है। दादी, ओह, इस कमला ने घर की हर चीज पर कब्जा कर रखा है। जा ऊपर जाकर उससे कार की चाबी ला। मोहन जल्दी से सीढ़ियों से होकर ऊपर जाता है। दादी बड़बड़ाते हुए, शाम के खाने के समय मैंने पूछा कि अमला आ गई। सबने कहा आ जाएगी और सब अपने अपने कमरे में जाकर सो गए। इस घर में चिंता करने के लिए सिर्फ मैं ही रह गई हूँ। बहू, जाते समय अमला तुमसे कुछ कह गई थी। पार्वती दुख से, मुझसे? माँ जी, आप तो जानती ही हैं कि इधर उसने मुझसे बात तक करना बंद कर दिया है। मैं उसे एक आंख नहीं भाती। वह समझती है जैसे मैंने उससे उसके बाप को छीन लिया है। रूपचंद, पार्वती, मैं तुमसे कई बार कह चुका हूँ कि ज़रा धीरज से काम लो। धीरे धीरे अमला का व्यवहार ठीक हो जाएगा। दादी, अरे क्या ठीक हो जाएगा? तेरे लाड़ प्यार ने उसे बिगाड़ दिया है। रूपचंद, माँ क्या बताऊं, जब तुम्हारी बहू हीरा देवी का देहांत हुआ तो अमला बहुत छोटी थी। मैंने ही उसे माँ का प्यार दिया। पार्वती कड़वाहट से, और माँ के गहने भी उसे दे दिए। दादी,
अरे चंदू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? रूपचंद, कुछ नहीं माँ, हीरा देवी की मौत के बाद मैंने उसके गहनों का डिब्बा अमला को दे दिया था संभालने के लिए। दादी, तो अब वह डिब्बा पार्वती को मिलना चाहिए। रूपचंद, लेकिन माँ, एक दिन अमला की भी तो शादी होगी, उन्हीं गहनों के साथ हम उसके हाथ पीले कर देंगे। तभी मोहन के पीछे पीछे गाउन में कमला और नाइट सूट पहने कृष्ण गोपाल सीढ़ियों से उतरकर आते हैं। कमला घूर कर स्थिति का जायजा लेती है। मोहन, नानी माँ, मैं कार की चाबी ले आया हूँ, आइए मामा जी। कृष्ण, नहीं पिताजी, आप रुकिए, मोहन के साथ मैं जाता हूँ। कमला, किशु, पहले स्कूल में जाना। ललित मोहन और कृष्ण गोपाल बाहर वाले दरवाजे की तरफ जाते हैं। दादी, अरे कमला, देख लिए अपनी छोटी बहन के लक्षण। तभी बाहर से ललित मोहन और फिर कृष्ण गोपाल के साथ अमला आती हुई दिखाई देती है। वह उर्वशी का श्रृंगार किए हुए है। मोहन आते हुए, अमला आ गई, अमला आ गई। कमला, मैं तो जानती थी कि अमला अपने आप आ जाएगी। दादी, कमला तू चुप रह। अमला, घड़ी देखी, कहाँ थी अब तक तू? अमला बात बनाते हुए, दादी माँ, स्कूल के उस उत्सव में मेरा कार्यक्रम काफी देर से शुरू हुआ, अंत में कुछ चाय पानी था, सो देर हो ही गई। तभी सीढ़ियों से बबलू आंखें मलता हुआ उतरता है। रूपचंद, तो बेटी तुम सीधी स्कूल से आ रही हो? अमला, हाँ पिताजी। बबलू चिल्लाकर, बिल्कुल झूठ। सबकी नजरें बबलू की तरफ उठ जाती हैं। अमला सक पकाती है। कमला डांट कर, बबलू, तुझे किसने कहा था नीचे आने को? किशु, जाओ इसे ले जाकर सुला दो। कृष्ण गोपाल बबलू को गोद में उठाने लगता है। बबलू, ठहरिए डैडी, पर नानी कहती है अच्छे बच्चे सदा सच बोलते हैं। ये छोटी मौसी अच्छा बच्चा नहीं। आज दोपहर को छोटी मौसी कवि कोमल को फोन कर रही थी। मैं यहाँ उनके पीछे सीढ़ियों में खड़ा था। ये कवि कोमल से कह रही थी कि आज शाम को जलसे के बाद उससे मिलेंगी। सब स्तब्ध रह जाते हैं। कमला गुस्से से, किशु, ये बकवास बंद नहीं करेगा, ले जाओ इसे ऊपर। कृष्ण गोपाल बबलू को ऊपर ले जाते हैं। दादी, कमला, सच बोलने वाले बेटे को शाबाश देने की बजाय डांट रही हो। खैर, अब बोल अमला। अमला अकड़कर, हाँ, मैं कोमल जी से मिलकर आई हूं। दादी, मेरे रोकने पर भी? अमला, मैं उनसे आज ही नहीं, पहले भी कई बार जाकर मिल चुकी हूँ। पहले वे मेरे गुरु थे, अब मैंने उन्हें तन मन से पति परमेश्वर के रूप में स्वीकार कर लिया है, इसलिए उनसे मिलने में कोई पाप नहीं। आपके रोकने पर भी मैं उनसे मिलूंगी, कहकर सीढ़ियों की ओर जाती है। रूपचंद बिगड़कर, अमला, अपनी दादी से इस तरह बात करते हुए तुझे शर्म नहीं आई? दादी, तू चुप रह चंदू, ऊपर जाने से पहले मेरी बात भी सुन ले अमला। मुझे शक था कि रात को पिछले दरवाजे से तू बाहर जाती है। आज सुबह मैंने उस पर ताला डलवा दिया था और जोड़ू राम से ये दरवाजा रात को ठीक 10 बजे बंद करने को कह दिया था। कल से मैं लाठी लेकर इस दरवाजे पर बैठूंगी। अगर तूने बाहर जाने की कोशिश की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। मैं तुझे उस जनानड़े कवि से कभी नहीं मिलने दूंगी। अमला, दादी माँ, आप भूलती हैं कि मैं बालिग हूँ और कानून ने मुझे अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार दे रखा है। मैंने कोमल जी से शादी करने का निश्चय कर लिया है। आपकी या किसी की भी कोई धमकी मेरे निश्चय को बदल नहीं सकती। अमला सीढ़ियों पर चढ़ने लगती है। दादी चिल्लाकर, अरे, जब मैं तुझे इस कोठी से बाहर पांव रखने नहीं दूंगी तो कैसे तू अपने उस कवि से शादी करेगी? अमला पलटकर, वैसे ही जैसे इस घर के और लोगों ने अपने अपने प्रेमियों और प्रेमिकाओं से शादी की है। अमला ये कहकर तेजी से ऊपर चली जाती है। कुछ देर के लिए चारों ओर सन्नाटा छा जाता है। कमला कुछ देर बाद, दादी माँ,
अगर आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ? दादी बेहद दुखी होकर। हाँ कमला, तू भी अपनी कह ले, ये तो मेरी उतार कर मेरे हाथ में दे गई है। कमला, दादी माँ, अमला ना समझ है, मैं उसकी ओर से माफ़ी मांगती हूँ। रूपचंद, हाँ हाँ, अमला ना समझ है, ना समझ ही नहीं, बहुत भोली है। दादी, अरे इसीलिए तो मैं उसे मनमानी नहीं करने दे रही। मुझे डर है कि अपने भोलेपन में वह कहीं धोखा न खा जाए। सरला कुछ दिनों से अस्पताल में रात की ड्यूटी पड़ जाती है। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वह अपना भला बुरा सब समझती है। लेकिन मुझे अमला की चिंता है। बचपन में एक कहावत सुनी थी, साज सिंगार नारी को साजे, मर्द करे तो झूठा बाजे। उस दिन उस कवि को देखते ही मुझे लगा था कि औरतों की तरह सजने संवरने वाला ये आदमी ठीक नहीं। कमला, नहीं दादी माँ, कोमल जी श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े कवि हैं, बहुत बड़े संगीतकार हैं। वे हर शनिवार रविवार को वृंदावन जाकर अपने गुरु स्वामी हरिदास की समाधि पर काव्य और संगीत की साधना करते हैं। अपनी इसी साधना के कारण अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। मोहन, लेकिन जीजी, मैंने तो सुना है कि कोमल जी मथुरा के पास के किसी गांव के रहने वाले हैं और हर शनिवार रविवार को वे अपने गांव जाते हैं। सीढ़ियों पर कृष्ण गोपाल दिखाई देता है। रूपचंद, अरे वृंदावन भी तो आखिर एक गांव ही है। माँ, कमला ठीक कहती है। हमारा सौभाग्य है कि देश के इतने बड़े कवि और कलाकार ने हमारी अमला को पसंद किया है। कोमल जी से शादी करके अमला भी देश की बहुत बड़ी कलाकार बन जाएगी। और हाँ, कोमल जी का आगे पीछे कोई नहीं, अमला बहुत सुखी रहेगी। दादी, ठीक है, लेकिन तेरा ये महान कलाकार कुछ कमाता भी है या नहीं? कमला कृष्ण गोपाल की ओर इशारा करके, ये बात आप इनसे पूछिए। कृष्ण, दादी माँ, कोमल जी मेरे मित्र हैं। उनका बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों और सेठों से मेलजोल है। मैं जानता हूँ कि वे हर महीने कवि सम्मेलनों से कोई 2-3 हजार रुपये कमाते हैं। नृत्य संगीत विद्यालय से उन्हें कोई 1000-1200 माहवार अलग मिलते हैं। रूपचंद, इस तरह कोमल जी की मासिक आय 3-4 हजार से कम नहीं। माँ, मेरा तो विचार है कि कोमल जी से अमला की शादी कर ही दी जाए। दादी, जल्दी ना कर चंदू, मुझे सोचने दे। पार्वती, माँ जी, जब सब चाहते हैं तो इसमें सोचने की क्या बात है? लड़का अच्छा है तो। दादी झिड़ककर, चुप रह बहू, मैं घर की बड़ी हूँ, मुझे सोचने का भी अधिकार नहीं क्या? और तू उस कवि को लड़का कहे है? अरे 30-35 साल का पूरा मर्द है, मर्द। खैर, रात काफी हो गई है, तुम सब अब जाकर सो। और हाँ कमला, अपनी उस छोटी बहन से कह देना, जब तक शादी का फैसला ना हो जाए तब तक वह घर से बाहर जाने की कोशिश ना करे। मैं सचमुच लाठी लेकर दरवाजे पर बैठूंगी। कमला और कृष्ण गोपाल अप्रसन्न से सीढ़ियों पर चढ़ते हैं। रूपचंद, माँ, तुम भी चलकर सो ना। दादी, अरे सोती हूँ, तू जा अपने कमरे में। बहू, तू भी जा। पार्वती सास के पांव छूकर रूपचंद के साथ अपने कमरे में जाती है। मोहन, नानी माँ, मैं भी। दादी हाथ पकड़कर, अरे तू बैठ मेरे पास। मोहन दादी माँ के चरणों में बैठ जाता है। मोहन, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। सबने उस कवि की तारीफ की, उससे अमला की शादी की वकालत की, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी तसल्ली नहीं हुई। धीमे से, अरे सुन, सब कहते हैं कि तू बड़ा चतुर चालाक है। क्या तू उस कवि के घर बार कुल गोत्र चाल चलन सगे संबंधियों का पता लगा सकता है? मोहन,
क्यों नहीं नानी माँ, आप हुक्म करें तो मैं कल से ही उस कवि के पीछे लग जाता हूँ। दादी, अरे हाँ, कल शनिवार है, कल वह कवि अपने गांव जाएगा। लेकिन मोहन, तू यहाँ घर के लोगों से जाने का क्या बहाना करेगा? मोहन, मामा जी जानते हैं कि पीछे गांव में मेरी जायदाद का कुछ झगड़ा है। मैं वह झगड़ा निपटाने गांव जा रहा हूँ। दादी, हाँ हाँ, ये बहाना ठीक रहेगा, लेकिन सब पता लगाकर जल्दी लौट आना और किसी को कानों कान खबर ना हो। मोहन, आप चिंता न कीजिए। मंच पर दृश्य समाप्ति सूचक अंधेरा हो जाता है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे दादी माँ जागी के तीसरे अंक का पहला दृश्य। मैं जल्द ही तीसरे अंक का दूसरा दृश्य लेकर आपके सामने उपस्थित होंगी। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। इन कहानियों को सुनने के लिए और मेरे चैनल पर आने के लिए धन्यवाद।